Hello everyone, welcome to WowIS. आज ईद है, so Eid Mubarak to everyone. Now we'll cover today our daily current affairs module for 23rd and 24th of May. Okay. इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ऑल्सो एक एड इनिशिएटिव्स के लिए अपने आंसर सबमिट कीजिए. जो भी आपका वीक टॉपिक है आप उस पर आंसर लिख के सबमिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और उसका फ्री इवैल्यूएशन हमारी एक्सपर्ट टीम करेगी. Now here is our list for today. First is the International Tea Day. Okay. UN जनरल असेंबली ने May 21 को इंटरनेशनल टी डे के लिए सैंक्शन दे दिया है. ओके, तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट विल बी जनरल फाइनेंशियल रूल्स. उनको अमेंड किया गया है टू प्रोक्योर डोमेस्टिकली. ओके, अगर 200 करोड़ से नीचे का कोई भी प्रोक्योरमेंट होता है तो वो डोमेस्टिक एमएसएमई से ही किया जाएगा. डोमेस्टिक एमएसएमई से. ओके, तो उससे मेक इन इंडिया पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आत्मनिर्भर भारत हमारा चल ही रहा है, तो वो देखेंगे. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, May 22. ओके, दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं वो देखेंगे. द नेक्स्ट वन विल बी उमंग मोबाइल ऐप. सो ये एक मोबाइल ऐप है. ओके, इसमें सारी गवर्नमेंट सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिलती हैं, तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट विल बी एन ओपेड विच इज़ यूएस सेट टू एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी. तो ये ओपन स्काईज ट्रीटी है, इससे बाहर निकलने की यूएस ने बात कही है, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. नाउ द नेक्स्ट वन विल बी डिजिटल करेंसी प्लान मेड इन चाइना. दिस इज़ ऑल्सो एन ओपेड. ओके, विल डिस्कस दिस. चाइना के बैंक ऑफ चाइना ने अभी रिसेंटली डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का प्लान बनाया है, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. अगला जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है नेग्लेक्ट ऑफ डिमांड साइड. दिस इज़ ऑल्सो एन ओपेड. तो अभी तक हमने देखा है कि जितना भी गवर्नमेंट फिस्कल स्टिमुलस है दैट एड्रेसेस द सप्लाई साइड ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, सप्लाई चेन्स को, एमएसएमईज़ को लोन्स देने की बात कही है, फिर काफ़ी सारे सेक्टर्स को लोन देने की बात कही. तो उससे सप्लाई साइड जो इशू है वो तो रिजॉल्व होता है, बट डिमांड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. और जब पैसा खर्च करने के लिए होगा ही नहीं तो इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे होगा. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल टी डे. ओके, सो May 21 को यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल टी डे घोषित किया है. ओके, तो नाउ द डे इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रेड ऑफ टी. तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रेड को ये प्रमोट करेगा ये दिन. नाउ अब कुछ चाय के बारे में जानते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं पानी के बाद चाय सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पी जाती है. ओके, कैफीन कंटेंट होता है इसमें, तो आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं चाय पीने के बाद. दैट इज़ वेरी कॉमन, वी ऑल नो दिस. हमारा फेवरेट पेय पदार्थ है चाय. नाउ चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी फॉलोड बाय इंडिया. इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ओके, ये आपको याद रखना है. और हमारी कंट्री में मोर देन 100 वैराइटीज़ ऑफ टी कल्टीवेट की जाती है. और जो टॉप प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया में, दैट इज़ फर्स्ट इज़ असम, सेकंड इज़ वेस्ट बंगाल, थर्ड इज़ तमिलनाडु, फोर्थ इज़ केरल एंड फिफ्थ इज़ कर्नाटका. तो ये अगर याद रख सकें तो वेल एंड गुड. ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक. अगला टॉपिक है हमारा जनरल फाइनेंशियल रूल्स को अमेंड किया गया है. जैसा कि मैंने बताया था 200 करोड़ के नीचे का जो भी प्रोक्योरमेंट होगा वो सारा डोमेस्टिक एमएसएमई से ही होगा. डोमेस्टिक एमएसएमईज. ओके, तो एसेंस यही है इस न्यूज़ का. फिर अब इसका फ़र्क किस किस पे पड़ेगा, तो सबसे पहले सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है, आत्मनिर्भर भारत. ओके, तो इस पर काफ़ी असर पड़ेगा. एंड सेकंड इज़ मेक इन इंडिया कैंपेन जो इंडिया की है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा. नाउ व्हाट आर जनरल फाइनेंशियल रूल्स. So it is a compilation of rules and orders of GOI to be followed while dealing with matters involving public finances. Public finance का कोई भी मैटर अगर होगा तो उनको यही रूल्स डिफाइन करते हैं. Now these are issued by the procuring departments. Okay, procuring departments हर मिनिस्ट्री के इसको इशू करते हैं. ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 of May एज यू कैन सी. ओके, ये यूएन ने सैंक्शन किया है इसको भी, यूएन जनरल असेंबली ने. नाउ 2020 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला गया था. वाई, क्योंकि जो 20 ग्लोबल आईसी टारगेट्स हमने अडॉप्ट किए थे 2010 में वो एंड हुए 2020 में. तो 2020 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला गया है.
नाउ व्हाट आर दीज 20 ग्लोबल आईसी टारगेट्स, ये कब अडॉप्ट किए थे हमने, ये किए थे 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ फॉर द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, CBD के 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में ये सारे टारगेट्स अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी सारे ये टारगेट्स हैं। ओके, 20 आईसी टारगेट्स। इसको अगर आप चाहेंगे तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। नाउ ये जो COP10 हुई थी CBD की, उसमें 2 चीज़ें अडॉप्ट की गई थी। सबसे पहला था नागोया प्रोटोकॉल फॉर जेनेटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड वाज 20 आईसी टारगेट्स। ओके, नाउ इस अवसर पे प्रोग्राम्स जो कि लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इसमें 20 स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाएगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होगी जिनके पास। ओके, और 1 साल के लिए ये प्रोग्राम है, तो आपको ये याद रखना है, फॉर 1 ईयर। ओके, so it has National Biodiversity Authority and UN Development Program as the nodal agency. National Biodiversity Authority and UN Development Program, ये नोडल एजेंसी हैं, आपको ये याद रखना है, NBA और UNDP। रिमेंबर ये UNDP है, UNEP नहीं है। ओके, डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये। नाउ दूसरा जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज़ नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस। ओके, सो ये प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, ये UNDP का था, ये UNEP का है, और इसको लॉन्च किया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने। सो टू स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ओके, वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी आपको याद रखना है, ये WCCB का प्रोग्राम एंड UNEP इसका लॉन्चिंग इनिशिएटिव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है उमंग मोबाइल ऐप। ओके, सो ये मोबाइल ऐप है, एज द नेम सजेस्ट। और कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, वो ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी सर्विसेज अब उमंग ऐप में इंटीग्रेट कर दी गई हैं। तो बेसिकली उमंग ऐप में 660 सर्विसेज हैं फ्रॉम 127 डिपार्टमेंट्स एंड 25 स्टेट्स। ओके, और आप इसमें 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का अम्ब्रेला ऐप है जिसमें आप सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, अपने बिल्स भी भर सकते हैं। ओके, नाउ इसमें डिजी लॉकर को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। नाउ डिजी लॉकर कैन ऑल्सो भी एक्सेस फ्रॉम उमंग ऐप। ओके, डिजी लॉकर वही जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सेफली स्टोर कर सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लाइक योर ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट्स। ओके, फिर नाउ इट इज़ अ मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म एंड मल्टीलिंगुअल ऐप। ओके, काफ़ी सारी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, हर टाइप के प्लेटफॉर्म पे चलता है, वेदर इट इज़ एंड्रॉयड और इज़ इट iOS। ओके, तो ये सब चीज़ चलता है ना। की फीचर्स क्या क्या हैं इस ऐप के, तो सबसे पहला है यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। ओके, ये सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक जगह ला के रख देता है, तो दैट इज़ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। द सेकेंड वन इज़ मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी। वी ऑल नो कि इंडिया में जो मोबाइल का पेनिट्रेशन है वो दिन ब दिन एक्सक्यूज मी बढ़ता जा रहा है। सो मोबाइल फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमने अपनाई है कि हर मोबाइल को ये ऐप की सुविधा होनी चाहिए जिससे हर कोई अपना काम कर सके। नाउ द थर्ड इज़ इंटीग्रेशन विद डिजिटल इंडिया सर्विसेज लाइक आधार, डिजीलॉकर एंड पे गवर्नमेंट। तो इससे आप डिजीलॉकर भी एक्सेस कर सकते हैं और पे गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को अगर आपको कोई पे देना है या गवर्नमेंट से आपको कोई बिल लेना है तो वो भी इसमें अवेलेबल है। नाउ जो अगली चीज़ है वो है सिक्योर एंड स्केलेबल। देखिए, आधार से इसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, तो आपकी एक प्रोफाइलिंग होती है और वो प्रोफाइलिंग एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होती है। सो आपको अपनी सेफ्टी की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, इट इज़ एन एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट एंड नो वन कैन व्यू दिस इन्फॉर्मेशन, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, तो इट इज़ वेरी सेफ। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है US सेट टू एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी। अब ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या? सो ओपन स्काईज ट्रीटी अलाउज कंट्रीज टू मॉनिटर साइनेटरीज आर्म्स डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग सर्वेलेंस फ्लाइट्स ओवर ईच अदर्स टेरिटरी। तो इसके 35 साइनेटरीज हैं एज वी कैन सी। सो ये 35 कंट्रीज़ किसी भी अदर साइनेटरी कंट्रीज़ की टेरिटरी में अपना एक अनार्म्ड एयरक्राफ्ट उड़ा सकती हैं और उनके आर्म्स डेवलपमेंट को मॉनिटर कर सकती हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनकी आर्म्स इंडस्ट्री में। ओके, तो यही इसका एम है कि बेसिकली जो भी जिस कंट्री में आर्म डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, आपको पता रहेगा कि आपको कितना सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर हो सकता है। ओके, तो अमेरिका ने बोला है कि वो इस ट्रीटी से बाहर आने वाला है और उसने रशिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जैसे कि वो हमेशा ठहराता है। ओके, सो इसका आइडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द US प्रेसिडेंट ड्वाइट आइसेनहोवर कोल्ड
वॉर के टाइम पे इसको इनिशिएट करने की बात कही गई थी, बट थोड़ा लेट हो गया है साइन करने में। तो 1992 में साइन हुआ था एंड केम इनटू फोर्स इन 2002। ओके, जॉर्ज बुश की जब गवर्नमेंट थी तब ये आया था। उस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट थे दिमित्री मेदवेदेव और यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या था इसका, मतलब इसको एग्जिट कर रहा है यूएस, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो यूएस पहले ही एग्जिट कर चुका है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से। ओके, दूसरा एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया के साथ साइन की थी। उसमें जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको कैप किया गया है, मतलब आप उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप नहीं कर सकते। तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी ख़त्म होने वाली है फरवरी 2021 में, एंड फियर्स आर देयर दैट अमेरिका ये भी साइन नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल एनिमोसिटी है वो बढ़ती जाएगी, लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएंगे। ओके, तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएंगे। और जो ग्लोबलाइजेशन और जो हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वर्ल्ड ब्रदरहुड की, तो वो सारी एक तरीके से झूठी साबित होने लगेंगी। नाउ एक जो टर्म आया वो है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसमें ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक एंड क्रूज बोथ, ओके, क्रूज मिसाइल्स 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक इसकी टेस्टिंग नहीं हो सकती थी। ओके, ये इस ट्रीटी का मेन एम यही था। तो रशिया और यूएस इस रेंज में कोई भी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल जो कि ग्राउंड बेस्ड थी उसको टेस्ट नहीं कर सकते थे। ओके, बट इसमें जो एयर बेस्ड और वाटर बेस्ड जो वॉरहेड्स थे वो एग्जेम्प्ट थे। ओके, एयर बेस्ड एंड वाटर बेस्ड वर एग्जेम्प्ट। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा, ये पूछ सकते हैं, INFTT से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इतना आप याद रखिएगा। तो इस ट्रीटी से भी अमेरिका बाहर आ चुका है और उसने फिर रशिया को ब्लेम किया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो जो अगला टॉपिक है वर्ल्ड डिजिटल करेंसी प्लान मेड इन चाइना। ओके, सो चाइना ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बीजिंग में, दैट एम्स टू इंटेंसिवली एडवांस द ट्रायल वर्क ऑफ फिनटेक इनोवेशन रेगुलेशन। ओके, मतलब डिजिटल करेंसी इशू कर रहा है चाइना सेंट्रल बैंक। ओके, जिसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP, और ये एक मोबाइल वॉलेट के थ्रू काम करेगा। ओके, इट इज़ पैक्ड एट 1:1 विद द फिएट करेंसी, मतलब जो चाइनीज़ रेमनेन भी है उसी के इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू होगी। ओके, नाउ वाई आर सेंट्रल बैंक्स स्केप्टिकल अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो वाइड फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। वी ऑल नो जो बिटकॉइन था एक टाइम पे उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी ज़्यादा थी, इट रीच्ड ऑलमोस्ट $11,000 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, और कुछ टाइम बाद वो काफ़ी गिर गया, तो उसकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी नीचे आ गई, इवन पॉइंट समथिंग डॉलर्स में वो चल रहा था। तो वाइड फ्लक्चुएशन इज़ वन ऑफ दोज रीजंस जो सेंट्रल बैंक्स ट्रस्ट नहीं कर पाते क्रिप्टो करेंसीज पे। द सेकेंड रीज़न इज़ चैलेंजेस टू द मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल बैंक्स। ओके, ये डीरेगुलेटेड होती हैं। ओके, डीरेगुलेटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, तो किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं हो पाता है जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके ऊपर। थर्ड इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स। ओके, आपका पैसा चोरी किया जा सकता है, एंड डार्क वेब। ओके, नाउ वाई चाइना इशूड क्रिप्टो करेंसी। देखिए चाइना में हमेशा डिमांड रही है क्रिप्टो करेंसीज की, जो इन्वेस्टर्स हैं दैट आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज। फिर जो स्टॉक मार्केट में बियरिश टर्न आया था, मतलब जो डाउन हो गया था स्टॉक मार्केट 2015-16 में, उस टाइम भी बिटकॉइंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। ओके, बिटकॉइंस वर हाईली इन डिमांड एट दोस टाइम। नाउ इसने काफ़ी कोशिश की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कि इसको कर्टेल किया जाए, बट ये नहीं कर पाया। तो बेसिकली ये जो इनकी स्ट्रेटेजी है दैट इज़ इफ़ यू कैन नॉट डिफीट अस देन जॉइन अस। ओके, इफ़ यू कैन नॉट डिफीट अस ओके, अब ये रोक तो पा नहीं रहे हैं, तो इनको लगा कि हम ही अपना एक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं तो कुछ तो फ़ायदा होगा,
ना एडवांटेजेस क्या क्या हैं क्रिप्टो करेंसी के, ऐसा तो है नहीं कि क्रिप्टो करेंसीज चल रही हैं उसका मतलब क्या है कि इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला है कि पेपर मनी के हाई हैंडलिंग चार्जेस होते हैं विच कॉस्ट अप टू 1 to 2% ऑफ योर GDP। ओके, नाउ जो दूसरी चीज़ है वो है टैक्स इवेजन। फिजिकल मनी को आप कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, वी ऑल नो दैट। हवाला मनी जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप कर सकते हैं उसको विदाउट एनी ट्रेस, तो टैक्स इवेजन होता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है क्योंकि आपको पता है पैसा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो इसमें टैक्स इवेजन की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। नाउ इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ओके, रिमोट लोकेशंस पे अगर आपको पैसा देना है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करने हैं, जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, अगर हमको लोग एक रिमोट लोकेशन पे करने, वी ऑल नो हमारी बैंकिंग सर्विसेज काफ़ी एडिक्वेट अभी नहीं है, तो हम मिनटों में पैसे भेज सकते हैं ओके क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज के थ्रू। नाउ इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड पावरफुल इंसाइट्स इनटू परचेजिंग पैटर्न एट द सिटीजन स्केल। क्योंकि आपको पता है आपका पैसा कैसे फ्लो हो रहा है, तो आप इसको ईजिली ट्रैक कर सकते हैं और प्रोफाइलिंग कर सकते हैं कि कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ओके, ये सब आप वो कर सकते हैं। नाउ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी इससे ईजी बन जाते हैं। वाट आर द डिसएडवांटेजेस, कंसर्न्स क्या है? तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि जब स्टेट को हर चीज़ पता होगी तो स्टेट सर्वेलेंस भी हाई हो जाएगा और इससे सिटीजन की जो प्राइवेसी है वो इरोड हो सकती है। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट कंसर्न। सेकंड कंसर्न जो है दैट इज़ कि जो आपके सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी ऑटोनॉमी घट सकती है क्योंकि ये डीरेगुलेटेड होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, तो इनकी जो पैरामाउंटसी है उस पर भी क्वेश्चन उठते हैं। बट उसको टैकल करने के लिए चाइना ने एक नया तरीका निकाला है, वो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ का। ओके, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, अभी तक क्या होता था, बैंक जो है वो लोगों को डायरेक्ट पैसे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बैंक सबसे पहले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ को पैसा देगा और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ देंगे पैसा लोगों को। तो जो बैंक की जो मोनोपोली है पैसे को लेके वो ज़रा भी इफेक्ट नहीं होगा इसका। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ नेग्लेक्ट ऑफ डिमांड साइड। तो ये एक ओपेड है, इसमें ये बताया गया है कि अभी तक गवर्नमेंट ने जितना भी फिस्कल पैकेज दिया है दैट फोकसेस ऑन द सप्लाई साइड और डिमांड साइड को एकदम इग्नोर कर दिया गया है। क्योंकि डिमांड साइड को इग्नोर कर दिया है तो जो इकोनॉमिकल रिवाइवल होने वाला है वो भी काफ़ी कम ही होगा, क्योंकि डिमांड साइड का बहुत फ़र्क पड़ने नहीं वाला, ऐसा इस ओपेड का एम है बताने का। नाउ स्टेक होल्डर्स आर नॉट हैप्पी विद द पैकेज। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो लोन्स के थ्रू किया है। MSMEs लोन ले सकती हैं, बाकी सारे सेक्टर्स भी लोन ले सकते हैं। अब इन इंडस्ट्रीज़ का कंसर्न ये है कि जो लेंडर्स हैं वो हमेशा सपोर्टिव नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं है बैंक आपको लोन दे। ओके, इसकी कोई गारंटी है नहीं और हमेशा इनको इग्नोर ही करते हैं। MSMEs को लोन्स कम ही मिलता है। वी नो दैट क्रेडिट अवेलेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर MSMEs। ओके, तो इसलिए भी ये थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ लोन के थ्रू ही पैसा मिलेगा। ऑल्सो जो डिस्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और टूरिज़्म सेक्टर, इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। इनके लिए कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिए गए इन कंपनीज़ को। नाउ फोकस, जैसा कि मैंने बताया, सप्लाई साइड पे हमारा काफ़ी ज़्यादा, डिमांड साइड पे नहीं है। ओके, तो रिलीफ पैकेज भी इसी को एनफोर्स करता है। नाउ वाई द फोकस ऑन सप्लाई साइड इज़ फ्लॉड। अभी एडिटोरियल कहता है कि ये क्यों फ्लॉड है। तो सबसे पहला स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, जो सप्लाई साइड का जो स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है वो हमेशा डिमांड साइड के स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट से कम रहता है। आप लोगों के हाथ में पैसा दीजिए वो खर्च करेंगे, लेकिन सप्लाई साइड का एक पूरा हायरार्की होता है। ओके, हायरार्किकल सिस्टम होता है, काफ़ी सारे लिंक्स होते हैं और वो एक एक लिंक जब तक नहीं सुधरेगा तब तक आपका सप्लाई साइड अपने उसमें नहीं आ सकता ओरिजिनल फॉर्म में। ओके, तो सप्लाई रिस्पॉन्सेस टेक्स टाइम। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इंक्रीज़ इन डिमांड हुई नहीं, अगर मैं ख़रीदना चाहता ही नहीं हूँ तो बनाने वाला बनाएगा क्यों? ओके, तो जब तक डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो जो सप्लायर्स हैं वो अपनी इन्वेंट्री को क्यों पाइल अप करते रहेंगे? ओके, अनसोल्ड गुड्स की। तो ये एक कंसर्न है। नाउ एक्सेसिव कंसर्न्स ओवर फिस्कल डेफिसिट। जो गवर्नमेंट का जो भी फिस्कल स्टिमुलस रहा है वो इस चीज़ को देखते हुए रहा है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना होने वाला है। इज़ इट गोइंग टू बी अनसस्टेनेबल ओवर टाइम? तो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया है कि 5.5% हो जाएगा इस करेंट फिस्कल ईयर में, क्योंकि इतने सारे हमने फाइनेंशियल पैकेजेस दिए हैं और जो बजट एस्टिमेट था वो था 3.5% ऑफ GDP का, तो लगभग 2% का डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी। ओके, नाउ ओपेड कहता है कि जो कंक्लूजन है वो ये है कि देयर इज़ नो फिस्कल स्पेस। तो ये कंक्लूजन गलत है।
आप फिजिकल डेफिसिट को टारगेट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि फिजिकल स्पेस है ही नहीं, हम रेवेन्यूज़ कमा ही नहीं सकते, तो पैसा लौटाएंगे कैसे। ये गवर्नमेंट का मेन एम है। बट ये जो एजम्पशन है कि फिजिकल स्पेस नहीं है, पैसा हम नहीं इकट्ठा कर सकते, दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा इस ओपेट का कहना है। ओके, तो उस केस में हमको एक्स्ट्रा फिजिकल स्टिमुलस देना चाहिए था क्योंकि फिजिकल स्पेस है, आप रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर सकते हो समहाउ। ओके, नाउ इसमें एक और चीज़ बोली गई है, वो है कि मोनेटाइजिंग द डेफिसिट इज़ द ओनली क्योर। अभी तक ये हो रहा था कि गवर्नमेंट बोरो करती मार्केट से। ओके, लेकिन इतना सारा फिजिकल डेफिसिट इट कैन नॉट बी फाइनेंस बाय मार्केट बोरोइंग, आप इतना सारा पैसा लेके नहीं लौटा सकते। ओके, सो जो इसमें सॉल्यूशन एनविसाज किया गया है वो है हेलीकॉप्टर मनी। अब हेलीकॉप्टर मनी क्या है, पैसे प्रिंट करो भैया, पैसे प्रिंट करो और लोगों के हाथ में दे दो, वो अपने हिसाब से खर्चा करेंगे उसका, और डिमांड जब एनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो सप्लाई साइड ऑलरेडी इंक्रीज़ हो ही जाएगी, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई को धीरे धीरे सीख होना ही पड़ेगा। ओके, फिर एक कंसर्न है कि आप अगर पैसे दे देते हैं तो इन्फ्लेशन के कंसर्न रहते हैं। ओके, तो इस ओपेड में बोला गया है द कंसर्न विथ इन्फ्लेशन इज़ ब्लाइंड टू द रियलिटी दैट एट दिस juncture if there is no further intervention by the government, the DGP could contract by 5% in 2021। ओके, तो ये कहा गया है कि अगर आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, पता है सबको थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप डिमांड साइड में रिकवरी नहीं लेके आते हैं, तो 5% का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में हो सकता है, -5% जीडीपी चली जाएगी ग्रोथ रेट। ओके, सो वी शुड नॉट फोकस ऑन इन्फ्लेशन फॉर नाउ, वी शुड ओनली फोकस ऑन द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी हाउएवर इट मे बी। ओके, दूसरा है कि भाई जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो हमारे जो सोवरेन रेटिंग्स हैं उसको डाउनग्रेड कर देगी। तो इसमें ओपेड में कहा गया है कि वो हर कंट्री यही करने वाली है आज के टाइम में, क्योंकि हर किसी को फिजिकल पैकेजेस देने हैं, हर किसी को डिमांड अपनी बढ़ानी है, तो कितनी कंट्रीज़ की रेटिंग्स को डाउनग्रेड करेगी भाई, कितनी कंट्रीज़ को कर देगी। और अगर सारी कंट्रीज़ की जो रेटिंग्स हैं उसको डाउनग्रेड कर देगी तो सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगा, मतलब क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी इन एजेंसीज़ की। तो यही इस ओपेड का कहना है। ओके, नाउ here we end our topic, our current affairs module for today. We shall meet tomorrow। आपको इसकी PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे।